हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हम दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला पहुंचे हैं। दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा उसके साथ लेक्चर भी डिफाइन किया जा रहा है। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक पूरे लेक्चर को डिफाइन करेंगे और इसमें आज जानेंगे हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो इन सब पांचों वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें से ये जो चार वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, इनमें से चार मूल रूप से तुर्क थे और पांचवा वंश जो आपका लोदी वंश है ये अफगान वंश है। इसके डेट भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में यूपीपीएससी में भी पूछे गए हैं और यूपीपीएससी के साथ में यूपी ट्रिपल एससी और यहाँ तक कि आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं। इन डेट्स को कभी कभी बजा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनमें जब आक्रमण हो रहा था उस समय दिल्ली पे, तो इसमें किसका कितना परसेंट, क्या गुलाम वंश का पहले साम्राज्य कितना बड़ा था, फिर खिलजी वंश का कितना बड़ा हो गया, इसको डेट वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन करके मैंने लगा दिया है। इसको आप चाहें तो मूल रूप से नोट कर सकते हैं या फिर अपना नोट कहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को बढ़ाते हुए देर ना कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज हम मोटा सा एक खाका बना लेते हैं, पहले ही जान लेते हैं। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट रूप से पहले हम गुलाम वंश को जानेंगे और उसमें गुलाम वंश में कितने सरदारों ने तथा कितने शासकों ने शासन किया और उसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट शासक हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उन सब के बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इसका शासन हुआ है, ये गुलाम वंश का। तो देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने का कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी के कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। तो देख लेते हैं। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। इसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह सत्ता संभाल लेता है, परंतु इसकी हत्या इल्तुतमिश कर देता है। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में सत्ता को संभाल लेता है, लेकिन यह अस्थायी शासन करता है। बहुत से मुस्लिम जो यहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम अमीर इसकी सत्ता को चुनौती देते हैं, किंतु इसको कुतुबी अमीरों का इसके साथ रहता है, तो वो धीरे धीरे विरोधियों को दमन कर देता है और दमन करने के बाद अपनी सत्ता को मजबूत करने के बाद इल्तुतमिश से तुरंत अपनी स्थितियों को मजबूत करने के बाद युद्ध में फिर से मुल्तान तथा बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जबकि रणथंबोर और शिवालिक की पहाड़ियों पर हिंदू शासकों से सहायता प्राप्त कर लेता है तथा 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश 1236 ईस्वी तक शासन करता रहता है। तो देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी होगा हम इसको आप टिक करके बताते रहेंगे तथा आगे हम चल के देखेंगे जो इम्पोर्टेंट शासक हैं जिसके साथ हमको राज्य व्यवस्था तथा सैन्य व्यवस्था भी पूछे जाए हैं, तो वो सब भी हम डिफाइन करते रहेंगे। तो देख लेते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिनमें से उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। रजिया सुल्तान के बारे में यह नहीं कहा गया है क्योंकि उसकी शासन सत्ता भी सही थी, लेकिन उसका चाल चलन बदलाव थोड़ा सा सही ना रहने के कारण बाद में चल के यह कई इतिहासकार में मतभेद है कि यह एक कुचक्री महिला थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका शासनकाल भी सही रहा है और शासनकाल में होते रहे इसके बदलाव भी, थोड़ा सा बदलाव अनभिज्ञ थे, जिसे कुतुबी सरदारों ने या चालीसा दल के सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि इसे स्त्री रहने का इसी कारण से यह पूछा गया है। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया और सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकवाबाद ने सत्ता संभाली। उसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकवाबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं से शुरू होता है, तो हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट अगले टॉपिक को। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार। गुलाम
और खिलजी वंश के दौरान बनी। तो ये सही है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग इसको करवाई थी। अलाई दरवाज़ा तो खिलजी वंश के शासकों ने बनाए थे, जब स्टार्टिंग इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिया था कुतुब मीनार का। तो लगभग इंड होते हुए इस समय खिलजी वंश का शासन आ गया था। तो हम देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वत ए इस्लाम जो मस्जिद है, ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। ये मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, जो आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ये प्रायः आजकल विश्व विरासत स्थल में जो शामिल है, प्रायः IAS में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये प्रायः करंट के साथ जोड़ करके भी पूछा जाता है, और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती हैं, जो हाल में ही करंट द्वारा नई घटनाएं देखी जाती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रह जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, पूर्ण कराया गया था गुलाम वंश के शासन के दौरान। बहुत से अफगान फारस के अमीर ने भारत में शरण ली और बस गए थे। बहुत से उस समय का शासन काल ही, शासन दौर ही ऐसा ही चल रहा था कि उस समय जो शासन क्रियाएं चल रही थी वो एक उच्च स्तर पर सुधार के लिए ही चल रही थी। तो देख लेते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं से ही उठना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ऐबक से भी गुलाम वंश में काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। ये टॉपिक पूरे टॉपिक्स का इम्पॉर्टेंट है अगर जो देखा जाए दिल्ली सल्तनत में। तो शुरू में जो ऐबक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐबक से ही स्टार्ट करते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या के पश्चात लाहौर के तुर्क सरदारों ने ऐबक को दिल्ली से लाहौर बुलाकर अपना शासक नियुक्त कर दिया। 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया और लाहौर में ही अपनी राजधानी बनवाई। ये इम्पोर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछता है तो लाहौर। तो उसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इतिहासकार मिनाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने के कारण इसे हातिम दुदिये की संज्ञा प्रदान की। तो ये सही रहा, इम्पॉर्टेंट है। अगर जो हातिम दुदिये की संज्ञा, इसमें कई उपाधियां भी पूछता है, तो उपाधियां भी जानने की ज़रूरत है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताते रहेंगे आगे चल के इम्पॉर्टेंट उपाधियां उसकी क्या है। तो ऐबक की प्रारंभिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, और वैवाहिक संबंधों को किस प्रकार उसने स्थापित किया जिससे अपनी अगल बगल की सारी स्थितियां हमारी मजबूत हो जाएं। क्या नासरुद्दीन कोबाचा से और फिर एल्दौज से ये बच के रहना चाहता था, तथा इल्तुतमिश से भी अपने बच के रहना चाहता था, इसीलिए अपनी स्थितियां मजबूत किया। और ताजुद्दीन एल्दौज से अपनी पुत्री को स्वयं विवाह कर दिया था, और अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कोबाचा से कर दिया, और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करके उसे अपना दामाद बना दिया। तो दामाद बनाने के बाद ये बिल्कुल ऐबक समझ लीजिए कि सेफ हो गया, बिल्कुल सेफ हो गया। अब इसके बाद में इसके शासन सत्ता को कौन संभालेगा, आगे चल के इल्तुतमिश देखता है कि कोबाचा देखता है कि एल्दौज देखता है। ये जब होता है तो जब ये इसकी ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो ये सब लोग स्वतंत्र रूप से शासन करना अलग अलग राज्यों पे स्टार्ट कर देते हैं। तो बाद में इल्तुतमिश सब चीज़ों को दमन कर देता है इन लोगों को, और बाद में ये सत्ता पे आके हथिया के बैठता है। तो देख लेते हैं, इल्तुतमिश ऐबक के शासनकाल में बदायूं का सूबेदार रहा है। पूछा गया है, PGT में कभी कभी पूछ लेता है, और हाल में ही UP 80 में भी पूछा गया था। ऐबक को दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश के संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर हर जगह पूछा जा चुका है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। दास्ता से मुक्त 1208 ईस्वी में, ये प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐबक दास्ता से मुक्त कब हुआ था, तो 1208 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास प्रथा से मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया था और सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान स्वीकार नहीं किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऐबक के स्थापत्य कला भी योगदान। तो स्थापत्य कला, कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला क्या है, तो स्थापत्य कला में इसकी 4 प्रकार के स्थापत्य कला में आ जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, महरौली नगर की स्थापना है,
फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है। तीसरी है कुतुब मीनार का निर्माण है। और चौथा है 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और ये इंपॉर्टेंट आपके इसके स्थापत्य कला से ही पूछी ली जाती हैं। तथा इसकी उपाधियां जो हैं ये चंद्रमा का स्वामी, कुरान खा, लाख बख्श, पील बख्श तथा हातिम द्वितीय की उपाधियां हैं। तो ये सब उपाधियां कभी कभी पूछ लेता है। ये IAS लेवल की हैं। इसको मेंस में आप लिखते हैं तो टॉपिक में अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें लिखने के बाद आपको नंबर उठने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निश्चिंत रहें आप बिल्कुल, अगर जो मेंस में है आपका तो इम्पोर्टेंट ये काम आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरागढ़ के पास अर्थात दिल्ली के पश्चिम में महरौली नगर बसाया था। उसी नगर में इंडो इस्लामिक शैली द्वारा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1197 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह भारत में बनाई गई पहली मस्जिद थी। यहाँ भारत में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। उससे पूर्व वहाँ पे 27 जैन एवं वैष्णव मंदिर के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसी पे तोड़ करके कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था। पहले यहाँ पे 27 जैन एवं वैष्णव मंदिर के साक्ष्य पाए जाते हैं। हरकील नाटक कथा में इसका वर्णन मिलता है। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐबक की मृत्यु से है। ये डेथ से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐबक की मृत्यु से लाहौर में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया था। उसका मकबरा लाहौर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐबक का मकबरा के बारे में पूछता है तो ये लाहौर में स्थित है, ये पूछा गया है। और कभी कभी पूछ लेता है कि ऐबक की मृत्यु कभी कितने ईस्वी में हुई थी, तो ये 1210 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आराम शाह, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। 1210 से 1211 लगभग 1 साल तक टिक पाता है, 1 साल से भी कम टिक पाता है। उसके बाद में इल्तुतमिश आ जाता है इसे पराजित करके। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में तुर्क सरदारों ने आराम शाह को अपना शासक नियुक्त किया। आराम शाह आयोग एवं बिलासी प्रवृत्ति का था। यह ऐसा नहीं मानता था क्योंकि जो तुर्क सरदार थे इसे अपना कठपुतली बना के रखे थे। ये एक बिलासी प्रवृत्ति का था। ये शासन करने और सत्ता के लायक नहीं था, लेकिन फिलहाल इसको सरदार मान चुके थे क्योंकि ये सत्ता पे आरूढ़ होने के काबिल भी नहीं था। ऐसी स्थितियों में अमीर दाद नामक सिपह सलार, यहाँ का जो सिपह सलार था उसका नाम था अमीर दाद। आप इसको सैन्य व्यवस्था में लिख सकते हैं। दिल्ली में अमीर में बदायूं की सुविधा इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाकर दिल्ली की सत्ता सौंप दी। जानकारी मिलने के बाद आराम शाह ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और इल्तुतमिश दिल्ली से बाहर निकलकर अमरोहा नामक, ये इंपॉर्टेंट है, अमरोहा नामक का स्थान पर 1211 ईस्वी में आराम शाह को पराजित कर मार डाला और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार आराम शाह मात्र 8 महीने तक शासन कर पाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर इसमें नोटेड है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा आ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट कर सकते हैं 1211 से 1236 तक। देखिए सीरियल वाइज चल रहे हैं और सीरियल वाइज चलते रहेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आएगी और इसमें हम मध्यकालीन इतिहास से पूरा समाप्त करेंगे धीरे धीरे करके और उसके बाद में आधुनिक पे आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, पद प्रतिष्ठा एवं साम्राज्य का विस्तार किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक एवं दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का संप्रभु एवं संप्रभुता संपन्न शासक कहा गया है। इसमें इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहा गया है और तथा वास्तविक संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न UPSSC, UPPCS हर जगह में पूछा जा चुका है, UPP वगैरह में भी पूछा जा चुका है। लेकिन जो सल्तनत का संप्रभु एवं संप्रभुता संपन्न एक बार IAS में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट IAS वाले देखते रहेंगे। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। इसके जो कार्य किए गए थे, ये तुर्कान चहलगानी की स्थापना किया था। इसके 40 इल्तुतमिश के 40 जो विश्वास पात्र गुलाम थे, इन्होंने 40 गुलामों को
40 गुलामों को एक चालीसा दल तैयार किया था। इसका नाम था चालीसा दल, यहाँ पे लिखा हुआ है चालीसा दल, जिसे तुर्कानी चहलगानी कहा गया है। तुर्कानी चहलगानी या चालीसा दल, ये चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसका विनाश, जो विनाश पे आता है, विनाश का नाम आता है, तो विनाश बलबन ने किया था। आगे चल के हम इसी पॉइंट में, इसी वीडियो में आपको बताएंगे अगले पॉइंट में। तो देख लेते हैं इक्ता प्रथा, यानी भू राजस्व को इक्ताओं में बांटना। इक्ता प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। साम्राज्यवादी प्रथा यानी भूदान प्रथा को समाप्त करके इक्ता प्रथा का प्रचलन किया था। इक्ता एक प्रकार के भूभाग तथा अपने पूरे साम्राज्य को इक्ता में विभाजित करने के प्रत्येक एक गांव को इक्तेदार नियुक्त किया था। देखिए, आपको सिंपल फंडे के रूप में समझा देते हैं। कोई एक देश है, उसमें कई स्टेट हैं, जैसे मान लिया 28 स्टेट हैं, तो इसमें कई प्रकार के स्टेट हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग भू राजस्व को वसूलने के लिए इक्तेदारों की नियुक्ति किया था और उनका अलग अलग भूभाग दिया था। तो इस प्रकार से भू राजस्व वसूलने में बहुत आसानी होती थी और इस प्रकार एक इक्तेदार एक इक्ता का मालिक होता था। देख लेते हैं, अगला पॉइंट होता है हमारा तराइन का तृतीय युद्ध। इसमें देख लेते हैं एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें एल्दौज पराजित हुआ था और इल्तुतमिश की विजय हुई थी। तराइन के तृतीय युद्ध के पश्चात इल्तुतमिश ने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में का भय समाप्त हो गया था। पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में इसे एल्दौज का भय हमेशा सताता था और सताने के बाद ये इसी वजह से सोचता रहता था कि कहीं हमारे ऊपर कहीं एल्दौज आक्रमण न कर दे। लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पे निश्चिंत हो जाता है और वह पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से भय अपना समाप्त कर देता है। यह युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी तक किया गया है। मेंस में आप एक पॉइंट डालकर इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट रहेगा। और यूपी SSC में कहीं एक बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन वैसे इम्पोर्टेंट है। यही लाइन आप याद कर सकते हैं या फिर इसको रट सकते हैं। तो देखते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1236 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसे दिल्ली में उसके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये इम्पॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का मकबरा पूछ लेता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो ये कहीं लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे रजिया सुल्तान देख लेते हैं। 1236 से 1240 ईस्वी तक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। रजिया अल-दीन उत-दीन, यानी इसका पूरा नाम था रजिया उत-दीन। इसे इतिहासकारों ने समानता रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता था। यह दिल्ली सल्तनत की शासिका थी जिसे 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली पर। और रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में प्रवेश करती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। चूँकि ये है जो वहाँ पे इस्लामिक रूप से पर्दा प्रथा इस समय नियुक्त थी कि महिलाओं को वहाँ पे शासिका नहीं नियुक्त करते थे। तो इसको पहली बात की जो चालीसा दल का चुनाव किया गया था, 40 तुर्क के सरदार जो गुलाम थे, वहाँ पे इन्होंने टोपी और कुलाह पहन करके जब बीच दरबार में आने लगी तो उसमें मर्दाना वेश में आने लगी, तो वहाँ पे जो गुलाम सरदार थे उन लोगों ने इनका बहुत बेतोड़ समझ लीजिए विरोध किया था और इन्होंने अपनी जो उपाधियां थी उसको भी चेंज कर दिया था। उद्मिदात उल निसवा की उपाधि धारण कर लिया था। उस समय बलबन जो था अमीर शिकार पद पे था, उसे जिसे कहा गया है कि समझ लीजिए यह अब्सिनियाई हब्सी मुसलमान था या असोसाला का प्रधान था उस समय। ये जो इसका जो पद था अमीर शिकार, वो असोसाला का प्रधान पद पे था। तो रजिया जब शिकार पर जाने लगी, युद्धों में भाग लेने लगी तथा याकूत के साथ अंतरंग संबंध तथा प्रेम संबंध समझ लीजिए स्थापित भी हुआ था इसका। तो इसमें जो चालीसा दल के मुसलमान थे या फिर वही जो गुलाम थे वही इसका बहुत समझ लीजिए विरोध करने लगे। तो रजिया का समझ लीजिए सर्वप्रथम विरोध वहीं पे ही स्टार्ट हुआ था। और 1240 ईस्वी में पंजाब के पास में जो कैथोल नामक स्थान है वहाँ पर बाराम शाह के डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। इस प्रकार कुल 3 वर्ष 6 माह में, हाँ लगभग 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक ही शासन कर पाई थी। उसमें इतिहासकारों ने सर्वप्रथम यही मान्यता है कि रजिया के सभी गुण बुद्धिमान थे। फिर उसके सर्वप्रथम
पतन होने का जो कारण था वो स्त्री होना था। इसी वजह से कहा गया है कि रजिया के जो पतन होने का कारण मुख्यतः स्त्री होना ही कहा गया है। तो इतिहासकारों में मतभेद था, लेकिन अब ये क्लियर है। बिपिन चंद्र की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं। क्या इसमें आ जाती है, इसकी सैन्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी इसने। तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1233 से इसका शासन मतलब स्टार्ट होता है, ग्वालियर अभियान के समय से ही जलालुद्दीन बलबन का। उसका पूरा नाम देख लेते हैं, बहाउद्दीन था नाम इसका। 1249 से 1287 थे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था, इसने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक राज किया। वो भी एक न्यायप्रिय शासक था। गयासुद्दीन बलबन जात से इलबारी तुर्क था, ये भी पूछा गया है। इसकी जन्म तिथि का पता नहीं। उसके पिता उच्च श्रेणी के सरदार थे। बाल्यकाल से ही मंगोलों ने इसे पकड़कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया था। उस समय दासों का जो खरीद फरोख्त होता था, उस समय ये बलबन भी उस दासों के बीच में बेचा गया था। धीरे धीरे इसके भाग्य बस इसे भारत ले आए और यहाँ पे धीरे धीरे एक सूबे का मालिक हो गया। फिर धीरे धीरे इसके भाग्य चक्र उसे भारतवर्ष ले आया। सुल्तान ने उस पर दया करके उसे मोल ले लिया था। स्वामी भक्ति और सेवा भाव के फलस्वरूप इसे निरंतर उन्नत करता रहा। उस समय रजिया के शासन काल में भी इसने बलबन ने भी बहुत नियुक्ति किया। अशोकशाला का प्रधान पद था। उसके बाद में धीरे धीरे इसका शासन समझ लीजिए शासन में हस्तक्षेप बढ़ता गया और सुल्तान ने उसे चहलगान दल में सम्मिलित कर लिया। वो 40 दल जो थे, 40 गुलामों का जो सरदार था समझ लीजिए, उसके बीच में इसे शामिल किया गया। रजिया के काल में उसके नियुक्ति अमीर शिकार के पद पे की गई। जब भी इसे शिकार पे जाता था या युद्ध पे जाना होता था तो रजिया के साथ ही जाता था। तथा बहराम शाह उसकी रेवड़ी तथा हंसी के क्षेत्र पर प्रदान किए गए आपको अमीर याकूर का पद दिया गया था। बाद में इसकी प्रमोशन तथा चेंज होती गई। 1245 ईस्वी में मंगोलों से लोहा लेने के लिए सामयिक गुण का प्रमाण दिया तथा मंगोल भी जब आक्रमण किए थे उस समय मंगोल था चंगेज खां लगभग था, तो उसमें ने भी यहाँ पे भी प्रमाण दिए थे। उस समय मंगोलों से भी लोहा लेने लगा। आगामी वर्षों में नासरुद्दीन महमूद सिंहासन आरूढ़ हुआ तो उसने बलबन को मुख्यमंत्री आमिर हाजिम का पद आसीन किया। 47 वर्ष में उसने इस उत्तरदायित्व को निभाया। इस अवधि में उसके समक्ष जटिल समस्याएं प्रस्तुत हुई तथा अवसर में उसे अपमानित होना भी पड़ा, परंतु उसने साहस न छोड़ा। वह दृढ़ संकल्प होकर निरंतर उन्नति की दिशा में अग्रसर होता रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके निरंतर अगर जो निरंतर सफल नहीं किया होता तो इसको सफलता नहीं हाथ लगी होती। बलबन एक गुलाम था और गुलाम के बाद यह शासन की सत्ता तक कैसे ये पूरा आ जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। बलबन की पूरी सारे इम्पॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी यहाँ पे हैं, मैं मोटा मोटा इसको आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं बाह्य आक्रमणों से तथा दमन में इसको कई बार रोकने के लिए इसमें भेजा गया था बलबन को, और वहाँ पे एक अच्छा प्रोटेक्शन वहाँ पे दिया और ये जमींदारों की उद्धरता का भी दमन किया था। यहाँ पे इसने अपने समझ लिए शासनकाल में बलबन ने गुप्तचरों का एक जाल बिछाया हुआ था। उस समय इसी गुप्तचरों के जाल से ही दीवाने अर्ज तथा दीवाने कई प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, जिसे गुप्तचरों का जाल यहाँ पे वरीद कहा जाता है। ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपको देते हैं। इसमें नियाबल खुदाई तथा ये जिल्ले इलाही नामक 2 राजत्व सिद्धांत दिए जो प्रायः सब शासकों से अलग ही थे। इसने अपने धर्म को ही सर्वोच्च रखा है तथा सिजदा एवं पैबोस की प्रथा का प्रचलन किया था तथा सामने झुक करके तथा पैबोस करने के लिए तथा हाथ से नमस्कार या फिर उसी प्रकार की जो सुविधाओं का प्रचलन किया था, सिजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था। सैन्य व्यवस्थाएं जो किया था, दीवाने अर्ज की स्थापना किया था इसने
तथा सैन्य व्यवस्थाओं में दीवाने अर्ज की इम्पोर्टेंट है तथा केंद्रीय सेना का भी प्रचलन किया था इसमें। और गुप्तचरों की जाल व्यवस्था, इसे वरीद कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तुर्कानी चहलगानी का विनाश किया था, पहले ही मैंने आपको बता रखा है तथा इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। UP-SSC तथा PCS में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए। अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।